नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ और इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जहां पर इस वक्त की बड़ी अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम आवास पर आज रात्रि भोजन का आयोजन किया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आज सीएम का शपथ ग्रहण समारोह और उसके बाद रात्रि भोजन का आयोजन किया गया और शपथ लेने वाले मंत्रियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भोजन करेंगे और राज्य के अतिथियों को भी भोज पर आमंत्रित किया गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को रात का भोजन करने के लिए निमंत्रित किया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर आज योगी आदित्यनाथ और यूपी का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसके बाद शपथ ग्रहण समारोह के बाद रात्रि भोजन होगा। उसमें सीएम आवास पर ये रात्रि भोजन का आयोजन किया गया और इसमें अतिथियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी भोजन करेंगे और कई बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ ये भोजन होने वाला है। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर योगी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज है और वहीं आपको बता दें कि आज 4 बजे योगी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है और योगी सरकार में 2 डिप्टी सीएम होंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम बने रहेंगे और महेंद्र सिंह का कद भी बढ़ाया जाएगा और ब्रजेश पाठक का भी कद बढ़ाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर महेंद्र सिंह का कद बढ़ाया जाएगा और इसके अलावा ब्रजेश पाठक का भी कद बढ़ाया जाएगा और नई सरकार में पुराने मंत्री रिपीट होंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मंत्री बनेंगे और योगी सरकार में स्वतंत्र देव को अहम ओहदा मिलेगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर आज योगी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है, जो कि 4 बजे उसका समय तय किया गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी में फिर से 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा फिर से उप मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे और उनका भी शपथ होगा। और वहीं आपको बता दें कि 4 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर आईपीएल 2022 शुरू होने से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी रविंद्र जडेजा को सौंप दी और इस बात की जानकारी गुरुवार को चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से दी गई और धोनी ने अपने इस फैसले से पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया। और चेन्नई ने एक बयान जारी कर कहा कि एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तान सौंपने का फैसला किया और टीम का नेतृत्व करने के लिए रविंद्र जडेजा को चुना गया। और जडेजा 2012 से चेन्नई सुपर किंग्स का अभिन्न अंग रहे। वहीं सीएसके का नेतृत्व करने वाले के वो तीसरे खिलाड़ी होंगे और धोनी इस सीजन और उसके बाद भी चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे। और महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई के लिए सबसे सफल कप्तान साबित हुए और उन्होंने अपनी कप्तानी में 4 बार चेन्नई को आईपीएल का खिताब जिताया और चेन्नई ने साल 2010, 2011, 2018 और 2021 में आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की थी। और इसके अलावा कई बार टीम फाइनल तक भी पहुंची, लेकिन खिताब से चूक गई। धोनी की कप्तानी में चेन्नई आईपीएल की सबसे दमदार टीम के तौर पर उभरी और अब तक दबदबा कायम रखा है। और देखने वाली बात होगी कि जडेजा टीम का नेतृत्व किस तरह करेंगे और टीम कैसा प्रदर्शन करेगी। और जडेजा भी पिछले कई सालों से टीम के लिए काफी अहम खिलाड़ी साबित हुए और इस बार वो एक नई भूमिका में नजर आएंगे। और चेन्नई के मुताबिक धोनी ने भले ही कप्तानी जडेजा को सौंप दी, लेकिन वो टीम के साथ खिलाड़ी के तौर पर जुड़े रहेंगे। और धोनी न सिर्फ कप्तानी से टीम को आगे ले जाते हैं, बल्कि एक बेहतरीन फिनिशर की भूमिका भी निभाते हैं। और पिछले सीजन में उन्होंने अपनी ताबड़तोड़ पारी से टीम को फाइनल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। और धोनी के इस फैसले से सवाल उठता है कि क्या वो इस सीजन के बाद आईपीएल से संन्यास ले सकते हैं। और वहीं धोनी अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं और इस सवाल का जवाब काफी मुश्किल भी माना जा रहा है। बीरभूम जिले के रामपुर हाट में हुई हिंसा में 8 लोगों को जिंदा जलाने की चर्चा पूरे देश भर में हो रही। और इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी गुरुवार दोपहर हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों से जाकर मिली और उन्होंने सभी से बात की और उनका दर्द भी जाना।
ममता बनर्जी से बात करते करते कई परिवार रोने भी लगे और ममता ने उन्हें आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिलाकर शांत करने की कोशिश की। और इसके अलावा आपको बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी ने इस घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी बात कही थी और उन्होंने कहा था कि यह बंगाल है, यूपी नहीं, और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के नेता बरसल ग्राम पंचायत के उप प्रमुख भादु शेख का सोमवार को मर्डर किया गया था और उन पर बम से हमला किया गया था। और भादु की मौत की खबर जैसे ही टीएमसी के कार्यकर्ताओं तक पहुंची, वो उग्र हो गए और इसके बाद उनके समर्थकों ने हमला करने वाले संदिग्धों के घरों में आग लगा दी और इस आगजनी में 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। और पुलिस ने भी प्राथमिक जांच में इसे राजनीतिक रंजिश का मामला बताया था और घटना के बाद आसपास के इलाके में तनावपूर्ण माहौल हो गया था और जिसे देखते हुए मौके पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। और वहीं घटना पर दुख जताते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे और इस मामले में अब तक 22 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि पीएम मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया और उन्होंने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा वारदात पर दुख व्यक्त करता हूं और अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं और मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। और बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ लेफ्ट भी ममता सरकार को घेरने में जुटी है। तो उधर हाईकोर्ट ने भी इस गंभीर मामले का संज्ञान लेते हुए ममता सरकार से आज दोपहर 2 बजे तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी और हाईकोर्ट ने घटनास्थल की 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी करने के भी निर्देश दिए हैं। और वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से संबंध धन शोधन के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया और ईडी ने उन्हें 29 मार्च को सवाल जवाब के लिए बुलाया है। और इससे पहले ईडी ने उनसे सोमवार 8 घंटे तक पूछताछ की थी और अधिकारियों ने बताया कि अभिषेक बनर्जी के बयान धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किए गए और जांचकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए कुछ सबूतों के बारे में उनसे पूछताछ की गई है और उन्होंने बताया कि मामले में उनकी भूमिका और अन्य आरोपियों से उनके संबंधों की जांच जारी है। और डायमंड हार्बर से सांसद बनर्जी से इस मामले में पिछले साल सितंबर में भी एक बार पूछताछ की गई थी और उनकी पत्नी रोजीरा को भी इसी मामले में पूछताछ के लिए मंगलवार को तलब किया गया था। और दिल्ली के लिए रवाना होते हुए बनर्जी ने रविवार को कोलकाता हवाई अड्डे पर पत्रकारों से कहा था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार और पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव में मिली हार को स्वीकार नहीं कर पा रही और अपने राजनीतिक हितों के लिए ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही। और बनर्जी और उनकी पत्नी ने पहले ईडी द्वारा दिल्ली तलब किए जाने के खिलाफ अदालत का रुख किया था और याचिका में कहा गया था कि दोनों पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, इसलिए एजेंसी द्वारा उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में पेश होने के लिए नहीं बुलाया जाए। और दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11 मार्च को उनकी याचिका खारिज कर दी थी और ईडी ने सीबीआई द्वारा नवंबर 2020 में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन रोकथाम कानून 2002 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें आसनसोल और उसके आसपास के कुनस्तोरिया तथा कजोरा इलाके में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से संबंधित करोड़ों रुपए के कोयला घोटाले का आरोप लगाया गया है। मध्य प्रदेश के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर मेघा परमार ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है और सीहोर जिले की रहने वाली मेघा परमार ने 147 फीट की टेक्निकल स्कूबा ड्राइविंग कर नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। और मेघा ने 2019 में माउंट एवरेस्ट फतह किया था और ऐसा करने वाली वो मध्य प्रदेश की पहली महिला थी। और मेघा विश्व की ऐसी पहली महिला बन गई है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने और टेक्निकल स्कूबा डाइविंग में समुद्र के अंदर 45 मीटर की गहराई तक डाइव का कारनामा कर दिखाया। और मेघा परमार विश्व की पहली महिला है जिन्होंने 4 महाद्वीपों के शिखरों को फतह किया। और मेघा परमार ने अपने इस रिकॉर्ड को भारत के पीएम मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को समर्पित किया। और जबकि मेघा परमार ने स्कूबा डाइविंग कर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। और मेघा परमार विगत 1.5 साल से स्कूबा डाइविंग की तैयारी कर रही थी। उन्होंने इस दौरान हर दिन 8 घंटे की प्रैक्टिस की और कुल 134 बार डाइविंग की। और मेघा परमार ने बताया कि मेरे पास भारत से बाहर जाकर ट्रेनिंग करने का विकल्प था, क्योंकि भारत में इसके लिए कोचिंग और कोच नहीं मिलते, इसलिए अर्जेंटीना से कोच वॉल्टर को भारत बुलाया गया। और मेघा परमार का कहना है कि इस सफलता के पीछे ईश्वर की शक्ति है और उन्होंने अपने सभी स्पॉन्सर का धन्यवाद भी किया, जिनके माध्यम से यह संभव हुआ। और मेघा ने बताया कि जब मैंने माउंट एवरेस्ट पर मध्य प्रदेश की बेटी के रूप में तिरंगा झंडा फहराया था, उसी वक्त मन में संकल्प लिया था कि पर्वत चढ़ लिया, लेकिन अब समुद्र की गहराई में जाकर तिरंगा लहराऊंगी। और मुझे पता चला कि इसके लिए टेक्निकल स्कूबा डाइविंग करनी पड़ेगी, जो बहुत कठिन होती है, लेकिन मेरे मन में संकल्प था और इसे मैं अपनी मेहनत से पूरा करना चाहती थी। और वो बताती हैं कि पहले मुझे स्विमिंग तक नहीं आती थी और इसके लिए पहले स्विमिंग की ट्रेनिंग लेनी पड़ी, फिर लगातार 1.5 साल तक हर दिन 8 घंटे ट्रेनिंग की और स्कूबा डाइविंग के सभी कोर्स किए और इस दौरान 134 डाइव भी की। और उन्होंने ये भी बताया कि इस खेल में आपको शारीरिक रूप से ज्यादा मानसिक तौर पर ज्यादा मजबूत होना पड़ता है। और कई बार डाइव की तैयारी में मेरे पैरों का 11-11 किलो के सिलेंडर गिरे और इससे गंभीर चोटें भी आई। और उन्होंने आगे बताया कि उनके लिए सबसे मुश्किल काम पूरे सफर में पढ़ाई कर टेक्निकल डाइविंग का एग्जाम पास करना था। और जब उनसे पूछा गया कि माउंट एवरेस्ट और स्कूबा डाइविंग में क्या कठिन है, इस सवाल पर वो कहती हैं कि दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के माउंट एवरेस्ट हैं और माउंट एवरेस्ट का दूसरा अर्थ ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण होता है। उत्तर कोरिया ने आज यानी गुरुवार को समुद्र की ओर एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल दागी और इसके जवाब में आज दक्षिण कोरिया ने भी मिसाइलों का एक बैराज दागा है। और दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि उसने उत्तर कोरिया की ओर से आज एक नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के प्रशिक्षण के जवाब में मिसाइलों का एक बैराज दागा है। और सियोल के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने एक बयान में कहा कि उत्तर कोरिया के आईसीबीएम लॉन्च के जवाब में हमारी सेना ने संयुक्त रूप से जमीन, समुद्र, हवा से मिसाइलें दागी, जो जापान के सागर में करीब 4:25 के आसपास गिरी। और इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर दुनिया को चौंका दिया। और ये मिसाइल जापान के विशेष आर्थिक जोन में गिरी है। और जापान सरकार ने कहा कि एक संदिग्ध उत्तर कोरियाई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल गुरुवार दोपहर को देश के उत्तरी तट के पश्चिम में जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर गिरी। और जापान के रक्षा राज्य मंत्री माकोटो और ओनिकी ने कहा कि मौजूदा विश्लेषण से संकेत मिलता है कि बैलिस्टिक मिसाइल ने 71 मिनट के लिए उड़ान भरी और करीब 3:44 के आसपास ये होक्काइडो के ओशिमा प्रायद्वीप से लगभग 150 किलोमीटर पूर्व में जापान के सागर में जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर पानी में गिरी। और इस साल उत्तर कोरिया का ये 12वां प्रक्षण है। और पिछले रविवार को उत्तर कोरिया ने समुद्र में संदिग्ध गोले भी दागे थे। और उत्तर कोरिया के पड़ोसी देशों की सेनाओं का कहना है कि वो जाहिर तौर पर अपनी हथियार प्रणाली की क्षमता बढ़ाना चाहता है और यही सिलसिला उसके सबसे बड़ी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण है। और वहीं कश्मीर में 1990 के दशक में हुआ नरसंहार की दोबारा जांच की मांग एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में उठी है। और कश्मीरी पंडितों की संस्था रूट्स इन कश्मीर ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल कर 2017 में हाईकोर्ट के आदेश में बदलाव की मांग भी की। और तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए जांच का आदेश देने से मना किया था कि घटना के 27 साल बाद सबूत जुटाना मुश्किल होगा। और नई याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 33 साल बाद 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच करवाई और उसी तरह इस मामले की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। और संस्था की तरफ से कहा गया है कि 24 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो कानूनन गलत था और अपनी जड़ों से उखड़कर संघर्ष कर रहे एक समुदाय से ये नहीं कहा जाना चाहिए था कि उसने याचिका दाखिल करने में समय क्यों लगाया।
2017 में तत्कालीन चीफ जस्टिस JS खेहर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने जिस याचिका को खारिज किया था, उसमें कश्मीरी पंडितों की हत्या से जुड़ी 215 घटनाओं की जांच की मांग की गई थी और यह बताया गया था कि इन घटनाओं में 700 लोगों की मौत हुई थी और याचिका में यह भी कहा गया था कि तब जान बचाकर कश्मीर से भाग लोगे और जांच में शामिल नहीं हो पाए थे और इस वजह से दोषी बिना सजा पाए बच गए और पुलिस ने किसी मामले में जांच को अंजाम तक नहीं पहुंचाया। और अब यासीन मलिक, बिट्टा कराटे जैसे अलगाववादी नेताओं की भूमिका की दोबारा जांच होनी चाहिए। और अब एक बार फिर रूट्स इन कश्मीर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने के पर्याप्त आधार की पुष्टि के लिए किसी वरिष्ठ वकील से सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है और इस मामले में वरिष्ठ वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने सर्टिफिकेट भी दिया और अगर जज मामले को विचार योग्य मानते हैं तो इस पर दोबारा सुनवाई भी हो सकती है। यूपी विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा शपथ लेने जा रहे हैं और यह शपथ ग्रहण समारोह आज करीब 4 बजे अटल बिहारी वाजपेयी इकलौना स्टेडियम में भव्यता के साथ आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई राज्यों के मंत्री भी शामिल होंगे और साथ ही इस बार आम नागरिकों को भी शामिल होने का मौका दिया गया। तो वहीं रामनगरी के संतों में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण को लेकर काफी उत्साहित भी दिखाई दे रहे हैं और संतों का कहना है कि इस बार होने जा रहे शपथ ग्रहण में संत समाज अयोध्या के चंदन से राज तिलक करेंगे और उन्होंने इस दिन को उत्सव के रूप में मनाते हुए सभी मंदिरों में भी भव्यता से पूजन का आयोजन किया। और दरअसल मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह का कार्ड अयोध्या पहुंचा और राजभवन राज्यपाल महोदय की तरफ से अयोध्या के 20 प्रमुख संतों को आमंत्रित किया गया और कुछ गणमान्य भी आमंत्रित है। जिले के प्रबुद्ध जन लखनऊ पहुंचेंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन समारोह में आमंत्रित संत महंतों को मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का कार्ड दिया गया है। की साक्षी बनने जा रहे हैं, जिसकी बहुत दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे थे। हम उसके साक्षी बनने जा रहे हैं जो सबकी साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के साथ काम करने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का पुनः दोबारा ताज टोपी है, पुनः राज्याभिषेक है। तो हम लोग हनुमान जी महाराज के प्रतिनिधित्व करता लोग हैं। हम लोग उनके तरफ से रोली, चंदन, माला, फूल लेके जाएंगे, उनका राज्याभिषेक कल करेंगे। सचिवालय से फोन तो हमारे पास भी आया है, संगठन का भी फोन आया है। अब देखेंगे, विचार बनाएंगे। अच्छा है, मंत्रिमंडल शपथ लें, कार्य करें, लेकिन हमारा तो एक ही लक्ष्य है, वो है राष्ट्र। राष्ट्र है तो सब कुछ है, राष्ट्र नहीं तो कुछ भी नहीं। तो हम चाहेंगे, जिस आधार पर हमने लोगों से वोट मांगा है, निवेदन किया है, धारा 30 समाप्त करके समान संहिता तत्काल लागू करें और ये कार्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो सकता है। प्रधानमंत्री जी हमारे सक्षम हैं, हमने इसी आधार पर वोट मांगा है और इसी के लिए प्रयास। पूज्य आदरणीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो कि दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के निर्वाचित होने से मुख्यमंत्री के पद का दायित्व संभालेंगे। ऐसे में संत समाज तो आह्लादित है ही और जनता के प्रति जो जवाबदेही होनी चाहिए सरकार की, एक राजा की होनी चाहिए। और हम लोग कल प्रातः वही 11 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे और उस सभा में शामिल होंगे, शपथ ग्रहण समारोह में। आगामी परीक्षाओं को लेकर पीएम मोदी एक बार फिर छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए संवाद करने जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा के 5वें संस्करण में दुनिया भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे और ये बातचीत 1 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी के तालकोटरा स्टेडियम में होगी, जिसमें पीएम मोदी परीक्षा के तनाव को दूर करने के लिए टिप्स और अंतर साझा करेंगे। और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर लिखा कि इंतजार अब खत्म हुआ। और वहीं 5वां संस्करण 1 अप्रैल 2022 को तालकोटरा स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। और वहीं पीएम मोदी छात्रों के साथ बातचीत करेंगे और परीक्षा के तनाव को दूर करने के तरीके पर
अपनी अंतर्दृष्टि साझा करेंगे। और वहीं आपको बता दें कि साथ ही ये आयोजन पिछले 4 सालों से शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और इसके पहले 3 संस्करण दिल्ली में टाउन हॉल इंटरैक्टिव प्रारूप में आयोजित किए गए थे, जबकि चौथा संस्करण पिछले साल 7 अप्रैल को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया गया था। वहीं इस बार 1 अप्रैल 2022 को होने वाली इस परीक्षा पर चर्चा का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा और दूरदर्शन समेत तमाम चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो गई और वहीं परीक्षाओं को लेकर छात्रों और छात्राओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला। बरेली जिले में परीक्षा के लिए 129 केंद्र बनाए गए, जहां लगभग 87,000 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। अलीगढ़ मथुरा मार्ग पर यमुना पुल से इंटरमीडिएट की एक छात्रा ने बोर्ड परीक्षा से पहले यमुना में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली और वहीं गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद गुरुवार सुबह उसके शव को यमुना से बाहर निकाला गया और शव को देखने के लिए भारी मात्रा में राहगीरों की यमुना पुल पर खड़े होने से जाम की स्थिति बन गई। और वहीं सूचना पर पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना यमुना पार के लक्ष्मी नगर चौकी पर नई यमुना पुल पर बुधवार देर शाम अंजलि घर से सामान लेने के लिए बाजार गई थी और वहीं काफी देर तक जब अंजलि बाजार से नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी खोजबीन की और वहीं परिजन खोजबीन करते हुए यमुना पुल पर आए तो अंजलि की चप्पल पुल पर पड़ी मिली, जिससे परिजनों को शक हो गया कि उसने यमुना में छलांग लगा दी है। 7 बजे की घटना है और अंजलि नाम है उसका, सयादपुर स्वामी टप्पा लक्ष्मीनगर मथुरा में रहती है। घर पर सब ठीक था, अच्छा सही चल रहा था, हंस रही थी, बोल रही थी सबसे। और मैं थोड़ा पानी लेने बाहर गया, लाइट चली गई, दरवाजे पे बैठी थी, मम्मी उनसे इशारा कर कहें कि चल अंदर चल, तो उसने कहा चला आते हैं वही चलो। लेकिन लाइट गई थी तो पहले दुकान पर गई मोहल्ले की कोई शॉप पे, तो सामान लेने नहीं मिला तो उनसे कह के गई कि मोड़ पे जा रही हूँ, सामान लेने आ नहीं मिला तो मोड़ पे क्यों नहीं। और वहीं इंटर की परीक्षा देकर घर लौट रहे परीक्षार्थियों की मोटरसाइकिल सामने से आ रहे एक दूसरी मोटरसाइकिल से टकरा गई और लालगंज कोतवाली के टोल प्लाजा के पास हुए हादसे में एक महिला समेत 4 युवक घायल हो गए और वहीं 2 की हालत नाजुक बताई गई। और वहीं बताया जा रहा है कि मंगल, सुभाष, विशाल, गणेश इंटर कॉलेज अहरर से इंटर की परीक्षा देकर वापस घर लौट रहे थे और सामने से चंद्रपाल अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से जिला अस्पताल से घर वापस आ रहे थे, तभी आपस में दोनों बाइक सवारों की भिड़ंत हो गई और टक्कर लगने से दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं ग्रामीणों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद 2 घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। एक मंगल सिंह 17 साल का बच्चा 108 एम्बुलेंस से आया है, जिसके पिताजी का नाम सुरेश है, दुनिया का पूर्वा थाना गुरु प्रकाशगंज का रहने वाला है। ये एग्जाम देके आ रहा था, शायद बोर्ड का एग्जाम है। उसके बताने के अनुसार कि एग्जाम देके आ रहा था, एक्सीडेंट हुआ है, बाकी उसके सर में चोट लगा है, चोट उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, एडमिट कर दिया गया। सर्जन साहब आगे देख रहे हैं मेरे। आप देखिए, अब हमारे अभी तो 2 लोग रेफर आए हुए हैं। एक है 17 साल के एक और लड़का सुभाष करके है, उसको भी सर में चोट लगा, उसको भी एडमिट किया जा रहा है। बाकी एक मंगल को एडमिट कर दिया। 2 लोग तो हमारे सामने आए हुए हैं, दोनों का ट्रीटमेंट चल रहा है। वहीं रायबरेली में यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले दिन ही एक मुन्ना भाई पकड़ा गया और अजीत मौर्य नाम का ये छात्र जितेंद्र पांडे की जगह परीक्षा दे रहा था और मामला नसीराबाद थाना इलाके के परैया नमक्कास का है और यहाँ श्री लखन शुक्ल इंटर कॉलेज को यूपी बोर्ड का परीक्षा केंद्र बनाया गया और पहले दिन प्रथम पाली में हाई स्कूल की हिंदी परीक्षा थी और अन्य छात्रों की तरह अजीत मौर्य भी परीक्षा दे रहा था और इसी दौरान कक्ष निरीक्षक को उसकी गतिविधियां असामान्य लगी और कक्ष निरीक्षक ने जब जांच की तो एडमिट कार्ड में लगी उसकी फोटो से मिलान नहीं हो सका और गहनता से जांच करने पर सामने आया कि अजीत मौर्य जितेंद्र पांडे की जगह परीक्षा दे रहा है और केंद्र व्यवस्थापक ऋचा शुक्ला ने जिला विद्यालय निरीक्षक ओमकार राणा के निर्देश पर अजीत मौर्य के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया और वहीं पुलिस ने छात्र को हिरासत में ले लिया और आगे की पूछताछ और आगे का काम जारी है। ये विद्यालय है हमारा पंडित श्री लखन शुक्ल इंटर कॉलेज परैया नमक सार रायबरेली का।
इसमें एक छात्र था जितेंद्र पांडे के स्थान पर अजीत मौर्य नाम का लड़का परीक्षा देते हुए पकड़ा गया और उसको प्राथमिकी दर्ज कराते हुए पुलिस के हवाले कर दी गई है। ये शाहजहांपुर के सभी थानों में जमा गाड़ियों को छुड़वाने के लिए गाड़ियों के मालिकों को नोटिस भेजने के बाद भी उनको नहीं छुड़वाया गया, जिसके चलते अब वाहनों की नीलामी का आदेश भी दिया जा चुका है और साथ ही आखिरी नोटिस भी भेजा और ये भी बताया गया कि नीलामी से 7 दिन पहले मालिक अपना फाइन जमा करके वाहन अपना वापसी ले ले। अगर टैक्स जमा नहीं कराया जाता है तो 19 अप्रैल 2022 को 12 बजे दोपहर में नीलाम कर दी जाएंगी और वहीं इच्छुक खरीदार व्यक्ति वाहनों को थाना परिसर में जाकर भौतिक सत्यापन कर उसकी नीलामी में भाग भी ले सकते हैं। और वहीं सरकार का बकाया टैक्स नहीं जमा करने वाले जब्त वाहनों के बहुत जल्द दिन बहोराने वाले। और वहीं परिवहन विभाग ने जब्त वाहनों को थानों से निकालकर नीलामी करने की योजना तैयार कर ली और इसके लिए वाहन स्वामियों को नोटिस भी भेज दिया गया और इसका जवाब मिलते ही नीलामी तिथि की घोषणा भी कर दी गई है।